Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. So guys, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टेक्निकल सब्जेक्ट सॉम. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ईच एंड एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. हम इसे यूपीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कवर करा रहे हैं और जो भी आपको डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे बताइए. वन बाई वन आपकी डेली बेसिस पर इस पर वन लेक्चर वन क्लास आएगी एंड साइड बाय साइड आपका टेक नॉन टेक पोर्शन भी चल रहा है, हिंदी चल रहा है एंड हिस्ट्री चल रहा है. तो आप सारे जितनी वीडियो यहाँ पर बनाई जा रही है सब पर विजिट करिए एंड आपको उनसे शायद फायदा होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं इस चैनल पर ऑल ई एंड जेई एग्जाम की अपडेट देता रहता हूँ. तो गाइज मेक श्योर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. देखो, सोम दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. एंड इसका जो फर्स्ट आपका चैप्टर देख पाते हो, फर्स्ट चैप्टर में कुछ टर्म्स रहते हैं, फैक्चुअल टर्म्स हैं जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ कॉन्सेप्चुअल टर्म्स हैं जो कि आप यहाँ पर क्वेश्चंस को देखने से पता चलेगा. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन द इनफाइनाइटेसिमल स्ट्रिंग थ्योरी dilatation is taken as invariant. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइटेसिमल स्ट्रिंग थ्योरी? देखो, मीनिंग जो होता है इनफाइनाइटेसिमल स्ट्रिंग थ्योरी का, जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी मटेरियल में बहुत कम होता है. लाइक अगर मेरे पास ये कोई मटेरियल है, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तो ये जो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट मीन्स वॉल्यूम चेंज जो होगा बहुत माइन्यूट होता है, बहुत कम होता है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, एज्यूम करते हैं जीरो होता है. सो दैट मीन्स डायलिटेशन क्या होता है? डायलिटेशन होता है वॉल्यूम का चेंज होना. तो जब उसमें कोई चेंज नहीं होगा तो दैट मीन्स वॉल्यूम हमारा कैसा होगा? इनवेरिएंट होगा, कोई वेरिएशन नहीं होगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एक बार और बता देता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइटेसिमल स्ट्रेन थ्योरी. इनफाइनाइटेसिमल स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट मटेरियल इज वेरी लेस एज कंपेयर टू इट्स डायमेंशन. जो इसकी डायमेंशन होती हैं उसके कंपेरिजन में उसमें जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है बहुत कम होता है. तो दैट मीन्स वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो कोई वेरिएशन नहीं होगा. तो दैट मीन्स डायलिटेशन क्या होगा? इनवेरिएंट होगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, डायलिटेशन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू, डायलिटेशन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द algebraic sum of all normal stresses. देखो, अगर आपको एक फॉर्मूला पता होगा एप्सिलॉन वी, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम हमारा क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड प्लस सिग्मा जेड. जितनी भी आपकी नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं सबके एडिशन के इक्वल होता है. बट डायलिटेशन नॉट डायलिटेशन. डायलिटेशन क्या होता है? डायलिटेशन होता है ओनली चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम. एंड ये क्या होता है? अगर इफ आई टॉक अबाउट एप्सिलॉन वी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. सो आपका अगर यहाँ पर ठीक है, इन प्लेस ऑफ डायलिटेशन क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. बट राइट नाउ क्या है यहाँ पर? डायलिटेशन. डायलिटेशन का मीनिंग होता है चेंज इन वॉल्यूम. तो चेंज इन वॉल्यूम ऑब्वियसली इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ ऑल द नॉर्मल स्ट्रेसेस. इसमें यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई भी होगी? v की मल्टीप्लाई भी हो जाएगी ऑन द राइट हैंड साइड. तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट. यहाँ पर आप थर्ड स्टेटमेंट देख पा रहे होंगे, शेयरिंग मॉडुलस इज ऑलवेज लेस देन इलास्टिक मॉडुलस. अब देखो ये स्टेटमेंट करेक्ट है एंड सही है. अब देखते हैं कैसे सही है. देखो, शेयरिंग मॉडुलस पहले आपको पता होना चाहिए एंड इलास्टिक मॉडुलस. व्हाट इज द शेयरिंग मॉडुलस? दैट इज जी. एंड व्हाट इज द इलास्टिक मॉडुलस? दैट इज ई, जिसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं. इनके बीच का एक बहुत फेमस रिलेशन है, E इज इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू. E is equals to क्या होता है फॉर्मूला? 2g 1 plus mu. Where E is the modulus of elasticity, G is the modulus of rigidity और से shear rigidity भी आप बोल सकते हो, and mu is the Poisson ratio. देखो, इंजीनियरिंग टर्म्स में क्या होता है, म्यू की वैल्यू वेरीज करती है 0 to 0.5, 0 to 0.5, ना तो इससे कम होगी ना इससे ज्यादा होगी. देखो, जनरली -1 भी कभी कभी बोल देते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी वैल्यू वेरीज करती है 0 to 0.5. तो व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ 0 ओवर हियर, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? E इज इक्वल टू 2g.
जब ये वाली वैल्यू 0 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2g बचेगा। एंड व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल टू 0.5, तो ई इज इक्वल टू कितना होगा, ई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 1 प्लस 0.5 इंटू जी। तो दैट मीन्स 1.5 टू जा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3g हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो ई इज इक्वल टू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ जी, तो जी यहाँ पर क्या होगा, जी इज लेस देन ई। एंड इन दिस कंडीशन ई इज ऑल्सो जी इज ऑल्सो लेस देन ई। तो ऑलवेज ऑलवेज आपकी जी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन ई। तो ऑलवेज याद रखना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज ऑलवेज लेस देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, शियर मॉडुलस दैट इज कॉल्ड जी is always less than elastic modulus, absolutely correct। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो फाइनल आंसर इज डी, डी इज कंप्लीटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। लेट्स सी, strain in all direction of applied stress is known as longitudinal strain। देखो उसने क्या बोला है, देखो स्ट्रेन जो होती है अलोंग द, जब हमने लोड अप्लाई किया होता है उसके अलोंग जो आपकी स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एंड उसके अगेंस्ट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। तो उसने बोला है स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरा स्टेटमेंट याद रखना, अगर व्हेन वी कैलकुलेट द स्ट्रेन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेस दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एंड उसके अगेंस्ट जो होती है उसके परपेंडिकुलर होती है दैट इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड उसने क्या बोला है, टेंसाइल स्ट्रेस रिजल्ट इन टेंसाइल स्ट्रेन इन लीनियर एंड लेटरल डायरेक्शन, लीनियर एंड लेटरल डायरेक्शन। तो देखो इसका मीनिंग क्या बोलना चाह रहा है, देखो जो टेंसाइल स्ट्रेस होगी इन टेंसाइल स्ट्रेन इज लीनियर एंड लेटरल स्ट्रेन, नो। देखो एक्चुअली ये क्या होगी, अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पर कहाँ पर डेवलप होगी, हमारी अलोंग द लोड डेवलप होगी। ऑब्वियसली बात है, जब इसको खींचा जाएगा जब लोड हम यहाँ पर लगाएंगे तभी हमारी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर कैसी स्ट्रेस डेवलप होगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होगी। और वो कहाँ पर डेवलप होगी, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होगी, लेटर डायरेक्शन में नहीं होगी। लीनियर होगी बस कौन सी डायरेक्शन में होगी, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होगी, नॉट लेटरल डायरेक्शन। तो लेटरल वर्ड यहाँ पर क्या आ गया, इसकी वजह से हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखो यूपीपीएससी में मोस्टली क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे आपके दैट इज रिलेटेड टू, हाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्ट्रेन इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड स्ट्रेस आर नोन एज लेटरल स्ट्रेन। ऑब्वियसली देखो अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस किसकी डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड स्ट्रेस आर नोन एज लिटिल स्ट्रेन। दो स्टेटमेंट में स्टार्टिंग बता दिए थे, अगर अलोंग द फोर्स या फिर अलोंग द लोड अगर स्ट्रेन डेवलप होगी दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अगर उसके परपेंडिकुलर डेवलप होगी दैट इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। तो ऑब्वियसली अगर उसके परपेंडिकुलर डेवलप होगी लेटरल स्ट्रेन इज द करेक्ट आंसर। तो दैट मींस थर्ड स्टेटमेंट ठीक होगा। देखो ध्यान से रखना, if the strain develop along the applied stress that is called longitudinal strain, and perpendicular to the applied stress that is called lateral strain, both are the correct. If I talk about change in volume to the original volume is called volumetric strain, absolutely correct। देखो हमारे पास एक एप्सिलॉन वी एक टर्म होता है, एप्सिलॉन वी हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ पर हमारे पास पहला स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड गलत है, तीसरा ठीक है एंड चौथा ठीक है। तो पहला तीसरा चौथा, दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The longitudinal strain of a cylindrical bar 25 mm diameter and 1.5 meter length is found to be 3 times its lateral strain in the tensile test. What is the value of bulk modulus by assuming E is equals to 1 is to 10 to the power 5? देखो यहाँ पर उसने क्या बोला है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखो यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट मीन्स उसको मैंने बोल दिया एप्सिलॉन एल, epsilon L. Longitudinal strain of bar 25 mm diameter and 1.5 which is equals to 3 times the lateral strain. इसको मैंने लिख दिया है that is called lateral strain.
तो यहाँ पर हमारे पास उसने फिर क्या बोला है, कैलकुलेट द बल्क मॉडुलस के। देखो के को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फर्स्टली वी हैव अ ई वैल्यू, ई इज इक्वल टू, हमारे पास जो रिलेशन होता है, देखो ये जो रिलेशन है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दो रिलेशन जो बार बार आपके पूछे जाएंगे, ई इज इक्वल्स टू, ई इज इक्वल्स टू क्या होगा, ई इज इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू, 1 प्लस म्यू। एंड सेकेंड वन, ई इज इक्वल्स टू 3k, ई इज इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन में एक रिलेशन दिया हुआ है, तो म्यू एक रिलेशन होता है, म्यू इज व्हाट, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो दैट मीन्स जो दोनों का रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। ये मोड में आता है, दैट मीन्स इफ वैल्यू इज नेगेटिव तभी पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, सो लेटरल ये है, अगर इसे हम लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड कर देंगे तो इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1/3 बचेगा। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, म्यू इज इक्वल टू व्हाट, 1/3। अब हमारे पास देखो सारी वैल्यू है, वी हैव द म्यू वैल्यू, वी हैव द ई वैल्यू, हमें के निकालना है। तो जब वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 इज टू 10 टू द पावर 5, 1 is to 10 to the power 5 is equals to 3k 1 minus 2 divided by, ठीक है, 2 multiply by 1 divided by 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे जब यहाँ पर, तो e दैट मीन्स जो कि 1 इंटू 10 पावर 5 हो गया, 1 इंटू 10 to the power 5 इज इक्वल्स टू 3k, 3k इन ब्रैकेट 3 माइनस 2 1 बचेगा, 1 डिवाइड बाई 3, तो 3 से यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा। देखो आपके एग्जाम में कैसे अलाउ नहीं होगा, प्रैक्टिस कोशिश करना कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप अपनी हैंड प्रैक्टिस से ही करो। 1 इंटू 10 to the power 5, 1 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर फॉर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ चीज इसमें क्वेश्चन में एक्स्ट्रा थी, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन से हमें कुछ लेना देना नहीं था। सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ माइल्ड स्टील of length 450 mm taper uniformly and the diameter at the ends are 36 mm and 18 mm respectively. The axial load is 12 kilonewton is applied on the bar. E is equals to 2 into 10 to the power 5 newton per mm square. The longitude of the bar will be, दैट मीन्स आपसे क्या पूछा जा रहा है, लॉन्गिट्यूड ऑफ द बार, डेल्टा एल यहाँ पर कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है। सो आप देखो पहले डायग्राम देखना है, यहाँ पर क्या बोला गया है, एक टेपर बार है, ठीक है, जिसका डायमीटर हमारा 36 एंड 18 mm है। ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ये इसका ये एंडिंग पॉइंट दिए हुए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं कि अपर जो है उसका डायमीटर 18 है, ये जो लोअर जो है उसका डायमीटर 36, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो हम डायग्राम कुछ इस तरह से डिजाइन कर लेते हैं, जस्ट लाइक दैट। सो द अपर पोर्शन डायमीटर इज 18 mm, इस वाले पोर्शन का डायमीटर कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 18 mm, एंड द डायमीटर ऑफ द लोअर पोर्शन विच इज इक्वल्स टू 36 mm। ये जो डायमीटर आ गया हमारे पास विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 36 mm। ओके, एंड द हाइट, हाइट जो है इसकी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट विच इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज इक्वल्स टू 450 mm, दैट इज इक्वल्स टू 450 mm। अब यहाँ पर देखो एक्सियल लोड लगा हुआ है विच इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। तो देखो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लेना, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन पाई बाई 4 d1 d2 इंटू ई, d1 d2 इंटू ई, where P is what? P is the axial load, L is the length of the member, D1 and D2 is the diameter at the upper part and lower part, and E is the modulus of elasticity. So that means यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है, which is equals to 12 multiply by 10 to the power 3, and L वैल्यू हमारे पास कितनी है, L वैल्यू which is equals to 450 mm, 450 mm divided by pi by 4 इंटू D1, D1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 18 mm, and value of d2 is equals to what, which is equals to 36 multiply by e, e हमारे पास कितना है, 2 multiply by 10 to the power 5, 2 multiply by 10 to the power 5। तो ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 10 पावर 5 यहाँ पर 2 पावर बचेंगी, 3 पावर हमने कैंसिल कर दी है, 3 पावर कैंसिल हो गई,
इससे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो तो यहाँ पर कितनी पावर बचेगी, 1 पावर बचेगी, 10 बचेगा। एंड 3 6 जा 18 एंड 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड और कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15 एंड 5 2 जा 10 एंड और कुछ कैंसिल हो सकता है, 6 6 जा 12, सॉरी 6 6 जा 36 एंड 6 2 जा 12 एंड 2 से ये कैंसिल हो गया एंड 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो 4 अपॉन 12 बचेगा, 4 अपॉन 12 इंटू पाई एंड 4 3 जा 12 बचेगा। दैट मीन्स 1 अपॉन 3 पाई इज द करेक्ट आंसर। 1 upon 3 pi is the correct answer. So answer A will be correct. Next question. A mild steel of 1.5 मीटर लॉन्ग हैज अ स्क्वायर सेक्शन। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस ऑब्वियसली आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस लेंथी क्वेश्चन है। 2.5 आवर का आपका पेपर में होगा। एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन विल बी 3 मार्क्स। तो दैट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन 100% आ सकते हैं। A mild steel of 1.5 meter long has a square section 40 mm into 40 mm. The bar is subjected to two dimensions. Sigma x 310 Newton per mm square tensile है. Sigma y 300 Newton per mm square compressive nature का है. E is equals to 2 into 10 power 5. Poisson ratio is 0.3. The elongation of the bar in the direction of sigma x. Elongation पूछा है. That means देखो एक हमारे पास एप्सिलॉन एफ फॉर्मूला होता है. एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन ई. देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, सपोज अगर हम आपको एक्स की डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो फर्स्ट टर्म हमारा एक्स वाला होगा और बाकी जो लिखते हैं माइनस म्यू इन ब्रैकेट सिग्मा वाई अपॉन ई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई. हमारे पास सिग्मा जेड वाला टर्म है ही नहीं, इसको हम जीरो कर देते हैं यहाँ पर डायरेक्टली. अगर सपोज यहाँ पर एप्सिलॉन वाई होता तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई. राइट, बट हमसे एक्स की डायरेक्शन में पूछा है, क्या पूछा है, इलोंगेशन पूछा है. देखो एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल. डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल होता है, डिवाइड बाई एल होता है. तो वी हैव अ वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स. देखो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो सिग्मा एक्स की वैल्यू कैसी है, टेंसाइल नेचर में गिवन है, विच इज इक्वल टू 310 एंड सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है, कंप्रेसिव इन नेचर, लाइक दैट. दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू होगी, विच इज इक्वल टू व्हाट, 300 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. तो इसको हम लिखेंगे माइनस 300 न्यूटन पर एम स्क्वायर. अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 310 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 5, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस म्यू. म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.3. 0.3 इन ब्रैकेट माइनस 300 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 5, 2 इंटू 10 टू द पावर 5. तो यहाँ पर देखो वैल्यू जब उसको सिंप्लीफाई करोगे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, 90 हो जाएगा. 3 10 प्लस 90 400, 400 अपॉन कितना हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 5, 2 इंटू 10 टू द पावर 5. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो दैट मीन्स यहाँ पर कितना बचेगा, 200 बचेगा एंड 200 अपॉन 10 टू द पावर 5, 200 अपॉन 10 टू द पावर 5. ये किसकी वैल्यू है, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन एक्स. बट हमसे क्या पूछा है, लॉन्गिट्यूड पूछा है, दैट मीन्स डेल्टा एल पूछा है. तो ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल के इक्वल होता है. तो यहाँ पर एल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. एल की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर. तो दैट मीन्स उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1.5 मीटर. तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, कितना निकल कर आ रहा था हमारे पास, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू 200 अपॉन 10 पावर 3. तो 200 मल्टीप्लाई 200 अपॉन 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 इंटू 1000, 1.5 इंटू 1000, क्योंकि इसको एमएम में कन्वर्ट करना होगा हमें, दिस वन. तो 1 2 3, 3 पावर कैंसिल होगी एंड 2 पावर ये है, 3 टू जा ये मतलब 10 पावर 5 कैंसिल हो गया. तो 1.5 टू जा 3, तो 3 mm इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू lead as a material used in the construction has a E is equals to 15 GPa, K is equals to 50 GPa. What is the Poisson ratio? Sorry, this is a equals to 15 GPa and K is equals to 50 GPa. And what is the Poisson ratio? Sorry,
दिस इज द पॉइजन रेशियो, नॉट द पोजिशन रेशियो, पॉइजन रेशियो होता है। तो देखो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल, मैंने दो फॉर्मूले बताए हुए हैं, 3K 1 - 2 म्यू। एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 2G इन ब्रैकेट 1 + म्यू होता है। वी हैव अ E वैल्यू, वी हैव अ K वैल्यू, दोनों वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देते हैं। 15 इज इक्वल टू 3 × 50 इन ब्रैकेट 1 - 2 म्यू, इन ब्रैकेट 1 - 2 म्यू। सो दैट मीन्स इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - 2 म्यू कितना आ जाएगा, 1 - 2 म्यू इज इक्वल टू 15/3 × 3 5 जा 15 एंड 5 10 जा 5 10 जा, तो 1/10 आ जाएगा, 1/10। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 म्यू आ जाएगा हमारे पास 1 - 1/10 विच इज इक्वल टू 10 - 1 9/10 आ जाएगा। एंड जब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, म्यू इज इक्वल टू 9/20, 9/20। सो 9 से जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 45 अप्रोक्सीमेटली। दिस वन इज द करेक्ट आंसर, 0.45। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ पॉइजन रेशियो फॉर द मटेरियल इज 0.5 then elastic modulus for the material is, if the Poisson ratio of the material is 0.5 then the elastic modulus of the material। तो कोई पूछा जा रहा है, अगर मेरे पास क्या है, पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी है, 0.5। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द इलास्टिक मॉडुलस। देखो किसके टर्म्स में पूछ रहा है, शियर मॉडुलस के टर्म्स में पूछ रहा है। देखो दीज टू फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट। E इज इक्वल्स टू 2G 1 + म्यू, 1 + म्यू। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे पहले पुट करते हैं 0.5, तो 2 × G इन ब्रैकेट 1 + 0.5, तो दैट मीन्स 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3। तो E इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ G, दैट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ shear modulus। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ कम टू नेक्स्ट। इफ अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, identical elastic properties in all direction, that is the important thing, in all direction it is said to be, that is called isotropic। अगर if the property is different in all direction, that is called orthotropic। इफ द प्रॉपर्टी सेम थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, देखो सपोज मेरे पास कोई मटेरियल है, कोई बॉडी है, इसके ईच एंड एवरी पार्टिकल शोज द सेम प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक का मीनिंग क्या होता है, व्हेन सपोज दिस वन इज एनी बॉडी, when we applied the load on this particular body, during that times the shape of this body is changes, when we remove the load of this body again after some times it's regain the same shape and size, that type of material is called elastic material, and its behavior is called elasticity। So that means for our question, the B option is absolutely correct। Now come to the next question. A metal bar of 10 mm diameter, when subjected to pull 23.5 kilonewton, given elongation of 0.3 mm on the gauge length 200 mm, the Young modulus of elasticity is equals to what। देखो यहाँ पर यंग मॉडुलस पूछा हुआ है। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, यंग मॉडुलस निकालने के लिए एक रिलेशन होता है, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, राइट। तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है P अपॉन A। सिग्मा इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज इक्वल्स टू P अपॉन A, एंड एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू व्हाट, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा L अपॉन L। तो यहाँ पर सारी वैल्यू यहाँ पर गिवन है, इनको पुट करोगे तो आंसर विल बी 400। 400 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसने पूछा हुआ है यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग साइलेंट पॉइंट इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। मैं आपको पूरा डायग्राम दिखा देता हूँ, इससे हमारा पता चल जाएगा। ठीक है, दिस वन इज स्ट्रेस, दिस वन इज स्ट्रेन, एंड माइल्ड स्टील के लिए जो डायग्राम बनता है हमारा, कुछ इस टाइप से डायग्राम बनता है, लाइक दैट। यहाँ पर जो पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। दिस इज द इलास्टिक पॉइंट, दिस इज द अपर yield पॉइंट, दिस इज द लोअर yield पॉइंट, this is the plastic region, this is the hardening point, this is the ultimate point, and this is the failure fracture, failure point होता है। तो देखो आप देखते हैं कौन कौन से पॉइंट सबसे पहले आ रहे हैं। उसने पूछा द करेक्ट सीक्वेंस इन विच दे occur while testing the mild steel bar in tension from initial zero strain to failure। तो सबसे पहले हमारे पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ रहा है, तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है क्या, नहीं है किसी कहीं पर भी, सॉरी है। फोर्थ इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहा है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सेकंड उसके बाद हमारे पास क्या रहा है, इलास्टिक पॉइंट। इलास्टिक पॉइंट है कोई, नहीं है। इल्ड पॉइंट है, तो पहला 4 आएगा, फिर 1 आएगा, उसके बाद प्लास्टिक रीजन। देखो इल्ड प्लेटू जो होता है उसको प्लास्टिक रीजन बोलते हैं, इल्ड प्लेटू दैट इज नोटेड द प्लास्टिक रीजन।
तो दैट मीन्स उसके बाद थर्ड आएगा। एंड आफ्टर दैट उसके बाद दिस इज द अल्टीमेट पॉइंट आ रहा है, फिफ्थ आएगा। एंड आफ्टर दैट फिर हमारे पास क्या आएगा, ब्रेकिंग पॉइंट, और उसे फ्रैक्चर पॉइंट हम बोल सकते हैं। तो क्या क्या सीरीज बन रही थी, 4। एंड आफ्टर दैट यील्ड पॉइंट बन रहा था 1। एंड आफ्टर दैट यील्ड प्लेटो जिसको प्लास्टिक रीजन बोला था 3। एंड आफ्टर दैट अल्टीमेट पॉइंट 5। एंड आफ्टर दैट ब्रेकिंग पॉइंट 4 1 3 5 2। 4 1 3 5 2 कुछ दिख रहा है, 4 1 3 5 2 दिस। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू द रिलेटेड एस्पिरेंट। एंड गाइज आप लोग के जो कमेंट्स होते हैं मेरे लिए बहुत वैल्यूबल होते हैं, बहुत हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है उसे नेक्स्ट वीडियो को बनाने में। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।